Good morning, everyone. Now we will continue with the next fundamental right. We had already covered from Article 12 to 21A. Now we will start from Article 22. What it states, it talks about prevention against arbitrary arrest and detention. इसके अंदर जो है हम दो तरह की डिटेंशन की बात करेंगे, punitive detention and preventive detention. Our constitution guarantees certain right to the arrested person. As per the provision, no person can be arrested and or be detained in custody without being informed of the ground for detention. किसी भी बंदे को आप उसको बिना इन्फॉर्म किए किस ग्राउंड पे आप उसको जो अरेस्ट कर रहे हो नहीं कर सकती, और अगर कर लेते हो, he or she has the right to consult and to be defended by a lawyer of his or her choice. The accused has to be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of the arrest. ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बंदे को उठा के जेल में डाले, उसको पूरा राइट है टू डिफेंड और कंसल्ट द लॉयर ऑफ देयर चॉइसेस, और फिर उसके बाद उसको 24 आवर में आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कराना. दो तरह की डिटेंशन है, प्रिवेंटिव एंड पुनिटिव. अगर किसी बंदे को आप पुनिटिव डिटेंशन में ये होता है कि आफ्टर ट्रायल और उसका कन्विक्शन प्रूव हो गया है कोर्ट के अंदर, आप उसको है डिटेन कर रहे हो, उसको बोलते हैं पुनिटिव डिटेंशन, और इसका पर्पस होता है टू पनिश ए पर्सन. लेकिन ऑन द अदर हैंड प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी बंदे को हम डिटेन करते हैं विदाउट ट्रायल एंड विदाउट कन्विक्शन इन द कोर्ट. इसका मेन पर्पस ये नहीं होता कि टू पनिश ए पर्सन, बट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन द नियर फ्यूचर. जैसे बहुत सारे लॉ है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट है, उसके अंदर सरकारों को लगता है कि ये बंदा जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो है खराब कर सकता है, तो उसको वो प्रिवेंट जो है वो कर सकती है. प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर उसको जो है वो डिटेन किया जा सकता है, और काफ़ी सारी स्टेट्स इसका बड़ा क्रिटिसिज्म रहा है. काफ़ी सारी स्टेट्स जो है वो यूज़ करती है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज लाइक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अगेंस्ट एक्टिविस्ट और क्रिटिक्स. इसका ये कहते हैं कि जो भी बंदा एक्टिविस्ट या क्रिटिक्स सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको जो है वो डिटेन कर देते हैं. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही जो है ये फंडामेंटल राइट के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करी है. किसी भी कंट्री के अंदर ऐसा जो है प्रोविजन नहीं है. और जो हमारा आर्टिकल 22 है उसके अंदर दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2. पार्ट 1 में जो है राइट्स हैं वो सिर्फ उन्हीं बंदों के लिए है जिनको हम पुनिटिव डिटेंशन के अंदर जो है डिटेन किया जाता है. इसके अंदर वही है, उसको जो है राइट है टू बी इन्फॉर्म्ड, कहाँ किस ग्राउंड पे आप उसको डिटेन कर रहे हो. फिर उसको डिटेन कर दिया है तो आप उसको कंसल्ट है लीगल प्रैक्टिशनर के पास कंसल्ट करने का, और मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा 24 आवर में, और फिर 24 आवर में जो है उसको रिलीज करना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट को अगर उसको कुछ ग्राउंड्स वगैरह नहीं लगता. और पार्ट 2 में जो राइट है वो ये पार्ट 1 वाले जो प्रोविजन है ये एनिमी एलियन और जो पर्सन डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन उनको अवेलेबल नहीं है. पार्ट 2 के अंदर जो है उन बंदों को है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आते हैं. इसके अंदर भी ये होता है कि किसी बंदे को हमने अगर डिटेन किया उसको बताना पड़ेगा ग्राउंड क्या है, लेकिन अगर कुछ लगता है कि इन पब्लिक फैक्ट जो पब्लिक इंटरेस्ट के कुछ फैक्ट है नहीं डिस्क्लोज करने, तो हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते, और उसको भी जो है अपॉर्चुनिटी जो है मिलनी चाहिए टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी अथॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑथराइज किया है टू मेक ए लॉ ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन, दोनों को किया है, पार्लियामेंट और स्टेट को. कुछ जो प्रोविजन के ऊपर अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बनवाने हैं रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री और कम्युनिकेशन, तो उसके लिए जो है सिर्फ पार्लियामेंट ही ऑथराइज है. बाकी अदर रीजन है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई सर्विस, उसके लिए पार्लियामेंट और स्टेट दोनों जो है वो मिलके लॉ जो है वो बना सकते हैं. और इंडिया के अंदर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला लॉ है ब्रिटिश रूल के टाइम ही जो है एग्जिस्ट करता था. जैसे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 ब्रिटिशर्स ने जो किया था प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर को ऐसे उठा के डाल दिया था जेल में. तो दिस इज फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड पुनिटिव डिटेंशन. नेक्स्ट आर्टिकल इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24. व्हाट आर्टिकल 23 स्टेट, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड द फोर्स लेबर. ये वाला आर्टिकल जो है अगेंस्ट द स्टेट एंड
प्राइवेट एक्शंस के अगेंस्ट अवेलेबल है, स्टेट के भी अगेंस्ट और प्राइवेट के अंदर। इसके अंदर ये है कि आप ये वाला ऑफेंस जो है पनिशेबल है, ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को अवेलेबल है। इसके अंदर आप किसी भी मैन वुमेन चिल्ड्रन की जो है इमोरल सेलिंग, ट्रैफिकिंग जो है, देवदासी सिस्टम, स्लेवरी जो है, वो किसी टाइप की जो है वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो है प्रोहिबिटेड है। फोर्स लेबर, देयर इज अ टर्म यूज्ड फॉर फोर्स लेबर, बेगर, किसी भी बंदे को आप फोर्स नहीं कर सकते लेबर के लिए, कंपल्सरी वर्क के लिए विदाउट रिम्यूनरेशन। ये वाले जो आर्टिकल जो है वो बनाया। लेकिन इसके अंदर एक प्रोविजन और भी है कि अगर स्टेट चाहे तो स्टेट जो है किसी के अंदर जो है कंपल्सरी सर्विस इम्पोज कर सकती है पब्लिक पर्पस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मिलिट्री सर्विस के लिए, जहां देश की सिक्योरिटी का सवाल आता है वहां पे जो है कंपल्सरी कह सकती है। जहां पे कुछ सोशल सर्विस आ गया, जैसे मान लो पेंडेमिक आया था तो बहुत इमरजेंसी वाले हालात थे, तो तब स्टेट अगर चाहे तो सोशल सर्विस के लिए आपके ऊपर जो है ऑब्लिगेशन इम्पोज कर सकती है विदाउट रिम्यूनरेशन। दिस इज आर्टिकल 23। 24 जो है व्हाट इट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। इसके अंदर जो है देखो 21A आर्टिकल हमने पढ़ा था कल, उसके अंदर राइट टू एजुकेशन है, जिसमें 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है। तो 6 to 14 जो है उसको तो हम किसी भी फैक्ट्री के अंदर नहीं लगा सकते। और इसके लिए जो है फिर 2005 में सरकार ने कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट आया, फिर चाइल्ड लेबर एक्ट आया, और भी जो है अमेंडमेंट टाइम टू टाइम करी। और इसमें जो हमारे नोबेल laureate कैलाश सत्यार्थी है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है फॉर द चाइल्ड प्रोटेक्शन। उनकी जो एक NGO है बचपन बचाओ आंदोलन, उसके अंदर भी जो है उन्होंने बहुत सारे बच्चों को जो है उनके राइट्स वगैरह जो है दिलाए, तभी उनको जो है नोबेल प्राइज जो है वो मिला था। सो दीज आर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट आर्टिकल रिलीजियस फ्रीडम from 25 to 28. What article 25? Freedom of conscience, free profession, practice and propagation of religion. इसमें आपको पूरी आज़ादी है, आप किसी भी धर्म को जो है अपना सकते हैं, किसी भी गॉड, किसी भी क्रिएचर को किसी भी तरह से आपकी पूरी आज़ादी है, आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी रिचुअल्स को, जो भी उस धर्म की प्रैक्टिसेस हैं उसको कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम आप अपने रिलीजन को लोगों को इन्फ्लुएंस करके भी बता सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये है कि आप फोर्सिबल कन्वर्जन जो है दूसरों को नहीं कर सकते, दूसरों को धर्म तब्दील जो है नहीं कर सकते फोर्सफुली, बाय पैसे का लालच दे के, शादी वादी, ये सब आप नहीं कर सकते, इट इज अगेंस्ट। सो इसलिए ये वाला जो राइट है इट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट, क्योंकि धर्म के नाम पे आप ब्लैक मैजिक, विच हंटिंग, बलियां दे रहे हो बच्चों की, तो इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सो इसके अंदर इसीलिए जो है ये राइट जो है these are subjected to public order, health, morality और other provision relating to the fundamental right. So it is not absolute right. वैसे कोई fundamental right जो है ज़्यादातर absolute right नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस फेयर। ये वाला जो 25 था ये इंडिविजुअल को था, ये जो रिलीजियस डिनोमिनेशन बनाई जाती है, संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए है कि वो अपना जो भी है इंस्टीट्यूशन है, दे कैन एस्टैब्लिश, मेंटेन, मैनेज देयर ओन अफेयर और अक्वायर प्रॉपर्टी और एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी। लेकिन ऐसा नहीं कि हर कोई बंदा अपना चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रिलीजियस के बेसिस के ऊपर बना रहा है। उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो भी बनाए वो कलेक्टिवली वो बिलीफ होना चाहिए इंडिविजुअल्स का, ऐसा विद रिगार्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन, और उनका अलग से कुछ नाम है होना चाहिए। आर्टिकल 27 ये कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी बंदे को जो है हम कंपेल नहीं कर सकते कि आप टैक्स पे करो प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को मेंटेन करने के लिए। हाँ, आप जो है लिवे कर सकते हैं फीस, जैसे बहुत सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं, उनके जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे मिनिमम अमाउंट की फीस जो है वो लगा सकते हैं उसको मेंटेन वगैरह करने के लिए, लेकिन आप किसी भी पर्सन को है इस तरह से कंपेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आर्टिकल इज 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर ये है कि आप जो
इंस्टीट्यूशन पूरे मेंटेन किए जाते हैं आउट ऑफ द स्टेट फंड, हुली मेंटेन बाय द स्टेट फंड, उसके अंदर आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं दे सकते। और इसके अंदर भी जो है फिर अलग अलग होता है कि जो इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट है, जहाँ एड ले रहे हैं स्टेट की, जहाँ रिकग्नाइज्ड बाय द स्टेट है, जो ओनली रिकग्नाइज्ड बाय द स्टेट है, वहाँ पे जो है सिर्फ आप जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है वो दे सकते हैं। सो नेक्स्ट इज आर्टिकल 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये वाले जो राइट हैं ये है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो तरह की माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन में भी पूछा गया था। द वर्ड माइनॉरिटी इज नो वे डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो देर आर टू काइंड ऑफ माइनॉरिटी, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हम उसको बोलते हैं कि जैसे किसी एरिया के अंदर कुछ बहुत कम लोग हैं, उनका एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है दूसरों के मुकाबले, उसको हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बोलते हैं। कोई भी बंदा जो रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का है उसको पूरा राइट है कि वो अपना जो है डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट जो है वो कंजर्व करे। दिस प्रोवाइड reside all citizen groups that reside in India having distinct culture, language, script and the right to conserve their culture and language. It is absolute. There are no reasonable restriction in the interest of general public here. So state shall not deny admission into educational institution maintained by it or those that receive aid from it to any person based on race, religion, caste, language. So this is very simple. Article then 30, what it say that right of minority to establish and administer educational institution। इसके अंदर जो है वो अपनी मर्जी से जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है इंस्टीट्यूशन जो है अपनी एजुकेशनल अपनी मर्जी के जो है वो बना सकती है। The state should not, when granting aid to educational institution, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of minority। whether इसलिए जब भी स्टेट जो है ग्रांट करती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डिफरेंट इस तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती कि ये माइनॉरिटी का है इंस्टीट्यूशन तो मैं इसको एड नहीं करूँगी। So these were the article 29 and 30. Now the article 32. It is very important article and it is the heart and soul of the constitution. Right to constitutional remedy. देखो हमारे constitution के अंदर हमने अभी 12 to आर्टिकल पढ़ लिए हैं 30 तक, इतने सारे फंडामेंटल राइट है, लेकिन अगर उनको कोई इन्फोर्समेंट करने का ही जो प्रोविजन नहीं है तो क्या ही फायदा है फंडामेंटल राइट का। तो उसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है विच इज इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट। और इसको इन्फोर्स करने के लिए पहले आपके किसी फंडामेंटल राइट का जो है वो विलेशन होना ज़रूरी है, फिर ही जो है ये वाला फंडामेंटल राइट जो है इन्फोर्स हो सकता है। और इस आर्टिकल के बिना तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट है उनका होना बिल्कुल मायने ही नहीं रखता। इट इज़ द वेरी हार्ट ऑफ इट। और इसके अंदर जो है ये वाला आर्टिकल 32, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को जो है वो गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन जो है वो डिक्लेयर किया गया है। और ये वाला जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है इसके अंदर जो भी आपका सुप्रीम कोर्ट है वो रिट्स जो है वो इशू कर सकता है टू इन्फोर्स योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32। 226 जो है उसके अंदर जो है हाई कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि जो इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है वो जो है ओरिजिनल पावर है कि अगर किसी बंदे का फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होता है तो दे कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, लेकिन अगर आपने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट आपको डिनाई जो है वो नहीं कर सकता। और इसी के अंदर जो आर्टिकल है ओरिजिनल और वाइड पार्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर जो है दे रखी है। अभी हम देखेंगे रिट्स जो है, और अभी ये वाली जो पावर है सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दी है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो दूसरी अदर कोर्ट्स को भी जो है इस तरह की पावर जो है वो दे सकती है बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
नाउ वी विल सी द रिट्स। अभी ये रिट्स जो होती है, ये रिट्स हमने कहाँ से ली है? ये वाली जो रिट्स है बोरो करी है हमने इंग्लिश लॉ से, जहाँ पे इसको प्रीरोगेटिव रिट्स बोलते थे। और इसके अंदर ये 5 तरह की रिट्स है: हिबियस कॉर्पस, मैडमस, प्रोहिबिशन, सर्शरी एंड को वरेंटो। So next, first we will see habeas corpus. Habeas corpus जो है इट इज़ ए लेटिन टर्म टू प्रोड्यूस द बॉडी टू द कोर्ट। इसके अंदर जो है ये ऑर्डर पास किया जाता है कि किसी बंदे ने अगर दूसरे बंदे को जो है वो डिटेन कर दिया गया है, उसको ऑर्डर दिया जाता है टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ लेटर बिफोर इट। इंडियन हिस्ट्री के अंदर जब हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही तो ब्रिटिशर्स ने रिवॉल्ट एक्ट पास किया था। उसके अंदर भी ये था कि टू अरेस्ट आर्बिट्रेरी एनी पर्सन, और उसके पास कोई प्रोविजन नहीं है उसके खिलाफ बोलने का। तो वहाँ पे भी जो बंदे की हीबियस कॉर्पस वाला जो प्रोविजन था उसको हटाया गया था, इसीलिए उसका बहुत ज़्यादा जो है विद्रोह हुआ था। उसके बाद जो है फिर ये मूवमेंट हमारी आगे चलती गई। तो इसके अंदर जो है कोर्ट ऑर्डर करती है टू प्रोड्यूस द बॉडी टू द कोर्ट आ गया। फिर उसमें वो चेक करते हैं लीगैलिटी की कि डिटेंशन इज लॉफुल है, जहाँ प्रोसीडिंग जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से तो नहीं है। और ये वाला जो है ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए जो है इशू करा जा सकता है। यही जो है प्राइवेट के लिए ही, बाकी हम 5 करेंगे रिट्स। उसके अंदर जो हीबियस कॉर्पस है ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट जो है ये करी जा सकती है। बाकी पब्लिक के लिए और भी है, प्राइवेट के लिए जो है सिर्फ ये वाली ही है जो करी जा सकती है। द नेक्स्ट इज द रिट ऑफ मैंडामस। मैंडामस का मतलब ये होता है कि वी कमांड, उसमें जैसे था प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ, इसमें होता है वी कमांड। इसके अंदर जो है कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को ये बोल सकती है कि तुम अपनी ड्यूटी क्यों नहीं परफॉर्म जो है वो कर रहे हो। ये पिक्चर इटसेल्फ जो है एक्सप्लेन द मैंडामस। Why police is not taking my complaint? This is court ordering. You have to take his complaint. So this itself, ये जो है पब्लिक बॉडी के लिए कर सकते हैं, इन्फीरियर कोर्ट के लिए जो है इशू की जा सकती है, कॉरपोरेशन के लिए की जा सकती है, ट्रिब्यूनल के लिए की जा सकती है, गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस के लिए जो है की जाती है। लेकिन ये प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए नहीं हम कर सकते, जहाँ हम स्टेट गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या जुडिशियल कैपेसिटी में जो बंदे काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हम जो है मैंडेमस जो है इशू नहीं कर सकते। द नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। इट इज़, ये भी जो है हायर कोर्ट इशू करता है लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को, अगर उसको लगता है कि जो लेटर वाला कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है या लोअर कोर्ट, उसने जो अपनी जो जुरिसडिक्शन है वो ज़्यादा कर ली है या दूसरे की जुरिसडिक्शन जो है उसको यूसर्प कर लिया है, उसमें जो है ये इशू की जा सकती है। इसके अंदर जो है ये सिर्फ होती है जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल के लिए जो प्रोहिबिशन है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ये डिफरेंस है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। मैंडामस एंड प्रोहिबिशन। मैंडामस इज इशूड अगेंस्ट जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। इट इज अगेंस्ट जुडिशरी और क्वासी जुडिशियल, लोअर कोर्ट हो गया, ट्रिब्यूनल्स हो गया, उसके लिए जो है ये इशू की जाती है। ऑर्डर टू द लोअर कोर्ट टू डू समथिंग, इसके अंदर टू डू समथिंग, टू डू योर ड्यूटी। इसके अंदर एन ऑर्डर टू लोअर कोर्ट टू नॉट टू डू समथिंग, आप अपनी जो है जुरिसडिक्शन से ज़्यादा काम कर लियो, आपको नहीं करना। इसमें डायरेक्ट एक्टिविटी, डायरेक्ट इनएक्टिविटी, काम करें काम नहीं करें। डायरेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, प्रोहिबिट कंटिन्यूइंग इन एक्सेस ऑफ देयर जुरिसडिक्शन। इसके अंदर ये आ जाता है, ये डिफरेंस है इसके अंदर। और जो प्रोहिबिशन है ये देख ही लिया हमने, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के लिए नहीं है। नेक्स्ट इज द सर्शरी। सर्शरी इज प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। इसके अंदर जो है इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। ये भी हायर कोर्ट और लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को किया जाता है कि जो भी आपके पास जो केस पेंडिंग है वो उसको जो ट्रांसफर करे और जो उसको क्वैश कर दे। और इसके अंदर भी जो होता है लैक ऑफ जुरिसडिक्शन है, आपके पास जो एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन आप कर दिया है, एरर ऑफ लॉ है, उसकी वजह से जो है इसको कर सकते हैं। ये जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल के लिए जो है और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लिए भी जो है वो इशू की जा सकती है। पहले ये भी सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के लिए था, लेकिन उसके बाद लेटर ऑन 1990 ऑनवर्ड जो है इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लिए भी जो है
को इशू किया था। द नेक्स्ट इज को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी। ये सबसे पहले तो ये है कि ये दो तरह की बॉडी जो होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी जो है उनके लिए ही हम कर सकते हैं, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के लिए नहीं इशू किया जा सकता। कोई भी बंदा है उसने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या किस तरह जो है अक्वायर करी है, तो हम अगर उस लगता है कि उसको जो है उसकी मेरिट के अकॉर्डिंग नहीं हुआ या उसने गलत मीन से लिया है, तो उसको जो है वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो उसके लिए जो है वो कह सकते हैं कि बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय वारंट आ गया। इट इज issued by the court to inquire into the legality of claim of a person to a public office। और मिनिस्टीरियल ऑफिस और प्राइवेट के लिए तो ये इशू नहीं की जा सकती। सो दीज वर द रिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्टिकल 32 उसके अंदर फिर रिट्स आता है। और एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट्स जो इशू करेगी दैट इज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ओनली, और जो हाई कोर्ट है अंडर 226 वो अदर आर्टिकल्स के लिए भी जो है रिट्स जो है वो इशू कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट का जो रिट इशू होगा वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के ऊपर लागू होगा। हाई कोर्ट का जो है उसके जो एरिया होगा जहाँ पे वो एस्टेब्लिश्ड है वहाँ पे वो लागू होगा। और नेक्स्ट इज आर्टिकल 33 जो है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास ये पावर है कि जो भी हमारी फोर्सेस हैं, जैसे आर्म फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी, उनकी जो फंडामेंटल राइट्स है उनको वो लिमिट कर सकती है। और ये वाला जो प्रावधान है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे आर्टिकल 33 के अंदर आता है। और पार्लियामेंट ने इसी के तहत जो है बहुत सारे लॉ जो है बनाए हैं, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी एक्ट, और उनके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, जो मेंबर ये सारी चीजें जो है टू कम्युनिकेट विद द प्रेस, वहां पे जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। ये वाला आर्टिकल 33 जो है ये बोलता है उनके फंडामेंटल राइट जो है अब्रिज कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। और ये जो 34 है ये बात करता है मार्शियल लॉ की। मार्शियल लॉ जो है ये कहता है कि जहाँ पे मार्शियल लॉ इम्पोज है वहाँ पे आप फंडामेंटल राइट जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मार्शियल लॉ की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई, हमने ये वाला इंग्लिश कॉमन लॉ से जो है बोरो किया गया है। इसके अंदर यही है कि मिलिट्री रूल, जहाँ पे हमें लगता है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो है वो चलेगी। और इसके अंदर जो है फंडामेंटल राइट ही जो है वो अफेक्ट करता है, बाकी जो भी जो सस्पेंड कर देता है गवर्नमेंट को। मार्शियल लॉ जहाँ पे इम्पोज किया गया है वहाँ पे जो ऑर्डिनरी गवर्नमेंट है उसको सस्पेंड किया जाता है, ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स को जो है सस्पेंड किया जाता है। फंडामेंटल राइट जो है वो अफेक्ट होते हैं इसके अंदर, और इसको किसी एरिया के अंदर जो है वो इम्पोज किया जा सकता है जहाँ पे हमें लगता है कुछ ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है। लेकिन इसका कोई सच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन डिटेल के अंदर नहीं दे रखा। आर्टिकल 35 ये कहता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पहले भी बात किया था कि कुछ फंडामेंटल राइट जो है वो अपनी आप सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट को लाने के लिए जो है गवर्नमेंट को लॉ बनाने पड़ते हैं। जैसे आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी के अंदर बनाया गया है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर आर्टिकल 23 के अंदर जो है फिर लॉ गवर्नमेंट ने बनाया है। तो इसके ये वाला जो है सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो नहीं कर सकता। इसी के अंदर जो है गवर्नमेंट जो है एम्पावर कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा और भी किसी अगर कोर्ट्स जो लोअर कोर्ट्स है उनको एम्पावर करना है टू इशू द रिट्स, वो भी इसी के अंदर जो है कर सकती है। और एक आर्टिकल हमने 16 पढ़ा था जिसके अंदर हमने ये बात करी थी कि पार्लियामेंट अगर चाहे नॉन गस्टेड पोस्ट के लिए रेजिडेंस एज ए क्राइटेरिया देना चाहे तो वो पार्लियामेंट कर सकती है, नॉट स्टेट। तभी हरियाणा वाली जो आ रही है उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उन्होंने कैसे जो है प्रिस्क्राइब करा है लोकल वाला क्राइटेरिया। सो दीज आर द आर्टिकल 35
नेक्स्ट इज द राइट टू प्रॉपर्टी। देखो ये पहले हमारे फंडामेंटल राइट 7 थे, अभी 6 है। पहले ये भी फंडामेंटल राइट होता था अंडर आर्टिकल 31, फिर इसको अबॉलिश किया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। अभी ये हमारा एक लीगल राइट हो गया है अंडर आर्टिकल 300A। 300A हमारा आर्टिकल जो है उसके अंदर इसको जो है राइट एस्टेब्लिश कर दिया गया है। और कोई भी बंदा जो है इसके पास जो है हाई कोर्ट के अंदर जो है 226 के लिए अगर वॉयलेट होता है तो वो जा सकता है इसके लिए। सो दीज वर द फंडामेंटल राइट एंड अभी एक वीडियो हम बनाएंगे जिसके अंदर हम फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी MCQs है वो सारे हम कवर करेंगे। एंड आई होप यू अंडरस्टूड द फंडामेंटल राइट एंड इफ देर इज एनी क्वेरी और क्वेश्चन you can find me at Study Gyan, and please don't forget to subscribe to my channel, and see you tomorrow with the next topic.